ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ है एंड जुडिशरी। देखिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, मास्टरिंग प्रोफेशनल एंड लीगल एथिक्स। एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप पहली बार कहीं काम मांगने भी जाओगे ना एडवोकेसी में, तो भी आपको एथिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चाहे आप लॉ ऑप्शनल की बात कर लीजिए, चाहे आप नॉर्मल यूपीएससी की बात कर लीजिए, उसमें भी पेपर 4 में यही चीज़ आती है एथिक्स की। तो ओवरऑल अगर हम एथिक्स और लीगल एथिक्स की बात करें तो उस पूरे टॉपिक को इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। 10 से 12 14 वीडियोस जो भी बनेंगे लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई वुड से। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए। आप लोगों को जितना मुझसे बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा, ठीक है। तो दिस इज पार्ट 1 इंट्रोडक्शन की। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स की, लीगल एथिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ कहीं से भी आप चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ समर्थ है एंड जुडिशरी को अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए दैट समवन ऑन यूट्यूब इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। थोड़ा बहुत ही अगर प्ले कर रहा हूँ तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा अप्रिशिएट करिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत आराम आराम से पढ़ूंगा। इथिक्स इज समथिंग दैट आई लव द मोस्ट। मुझे सबसे अच्छा कोई पेपर लगता था यूपीएससी के प्रिपरेशन में, वो था इथिक्स। आई लव इट, सिंपली मैं बताऊँ तो। और मैं उतने ही प्यार से आपको भी पढ़ाऊंगा। अगर आप स्लो मोड पे देख रहे हो तो ठीक है, वरना फास्ट मोड पे देख सकते हो तो कोई इशू नहीं है। देखिए प्रोफेशनल और लीगल इथिक्स की इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो होता क्या है। इथिक्स को बूझते हैं आप लोग, इथिक्स होता क्या है? इथिक्स समझ रहे हो आप बात को? इथिक्स मतलब इट इज समथिंग जो एक डिफिनीशन है बेसिकली एक ऐसे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का जो एक इंडिविजुअल के पास होता है। नीति शास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। नीति शास्त्र में भी, दिस इज व्हाट द नीति शास्त्र, दिस वन इज नॉट। नीति शास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो नीति शास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। नीति शास्त्र की अगर हम बात करें, इथिक्स कहते हैं एक ऐसा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो एक इंडिविजुअल के पास होता है, चाहे वो अपने अनुभवों के बेसिस पे वो डिसीजन बना रहा है, चाहे उसको उस चीज का नॉलेज है, चाहे वो बुकिश नॉलेज हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसी ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, रेशनैलिटी हो सकता है उस चीज के पीछे, कोई ऐसा एविडेंस हो सकता है, या ओवरऑल एक सेट ऑफ बास्केट ऑफ थिंग्स हो सकता है जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, डिसीजन बनाते हो। दैट इज व्हाट द इथिक्स इन ऑल अबाउट। अगर मैं बोलूं तो मतलब इथिक्स एक बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन है आपकी लाइफ के अटमोस्ट जजमेंट्स का। द अटमोस्ट जजमेंट दैट यू मेक रिगार्डिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन योर लाइफ, एंड वो राइट और रॉन्ग आप किस चीज के बेसिस पे डिसाइड करते हो, इस पूरे सेट को इथिक्स बोलते हैं। अगर इसी चीज को लीगल एस्पेक्ट में बोल दिया जाए, प्रोफेशनल इथिक्स में बोल दिया जाए तो क्या होगा? हाउ प्रोफेशनल यू आर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग एनी केस इन द लीगल एस्पेक्ट में बात करूं एडवोकेसी में, तो हाउ प्रोफेशनल यू आर वाइल टेकिंग दैट डिसीजन, वाइल टेकिंग दैट केस। प्रोफेशनल होकर सोच रहे हो, इमोशनल होकर सोच रहे हो, मेंटली कैसे सोच रहे हो, क्या चीज है इसके पीछे। सो द दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये कहीं से इट्स समथिंग दैट इज सेइंग मेरा खुद का बनाया हुआ ऐसे जो मैं समझा रहा हूं आपको, समथिंग दैट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी रेशनल अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जो आपके जजमेंट्स को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे। तो प्रोफेशनल में यही चीज प्रोफेशनल इथिक्स कहलाती है। हाउ प्रोफेशनल यू आर। नहीं कहते लोग, कई बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूं। कई सारे लोग कहते हैं प्रोफेशनल मतलब मैं काम को काम के नजरिए से देखता हूं बस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है एंड इफ ही सेइंग दैट आई एम अ मर्डरर, आई एम अ रेपिस्ट, स्टिल मैं उसके केसेस लूंगा बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज अ प्रोफेशनल इन नेचर। इसी को लीगल इथिक्स भी बोलते हैं कई बार। लीगल टर्म में अगर हम बात करें, लीगल दुनिया में बात करें तो लीगल इथिक्स हो जाएगा। प्रोफेशनल इथिक्स तो प्रोफेशन की हो गई, किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे आप आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो। अब इसी से एक टर्म जुड़ा होता है, वो होता है अकाउंटेबिलिटी। इसमें बात है, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर इथिक्स की अगर बात करें, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो इट्स अ काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट आई होल्ड। इफ एनीथिंग दैट आई एम सेइंग मस्ट बी वेरीफाइड, अच्छा मतलब वेरिफिकेशन होना चाहिए उसका, एक अच्छा अकाउंट से, मतलब एक अच्छा प्रॉपर एविडेंस के बाद ही मैं आपको वो चीज़ बताऊं। अगर कुछ गलत बताता हूं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी मेरी बनती है। और मैं कितना प्रोफेशनल होकर आपको पढ़ा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इसी को लीगल टर्म्स में बात करें, लीगल दुनिया में बात करो तो लीगल इथिक्स हो जाएगी। एक आईएएस ऑफिसर की दुनिया में बात करो तो उसका अपना एक पब्लिक अफेयर्स हो जाएगा। डॉक्टर की अपनी इथिक्स होती है, बोलते हैं ना वो मिथिक, मेडिकल जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मेडिकल इथिक्स में वो चीज़ नहीं होता है, ऐसे नहीं कंडक्ट कर सकते आप। कभी भी कोई डॉक्टर, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, उसको बचाने का हमेशा ट्राई करता है। एक आईएएस ऑफिसर हमेशा ट्राई करेगा कि एक अच्छा से अच्छा जजमेंट पे पहुंचा जा सके, ठीक है। वो गांधी जी का कोट अगर याद हो कि अगर अपने आप को जानना है तो आप उस चीज़ को देखो कि आपके किसी एक्ट से गरीब के लिए कितना बेनिफिट होता है।
तो इथिक्स हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग द बेस फुटिंग ऑफ अ डिसीजन मेड बाय यू इन एनी सिचुएशन, उस बेस फुटिंग को समझना, उस रेशनैलिटी को समझना, उस ऑब्जेक्टिविटी को समझना, उस पॉइंट को समझना जिसके बेसिस पे आपने पूरा घर बनाया, इज व्हाट द इथिक्स। अगर लीगल इथिक्स की बात करें तो क्या होता है, द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस विच डिटरमाइन द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ बार एंड बेंच। अगर हम बात करें बार बेंच, समझते होगे सब चीजें आप लीगल दुनिया में, तो इसी की हम बात कर लेते हैं। तो एक चीफ जस्टिस मार्शल की अगर एक स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द फंडामेंटल एम ऑफ लीगल इथिक्स इज टू मेंटेन द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द लॉ प्रोफेशन, टू सिक्योर अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन द बेंच एंड द बार in promotion of highest standards of justice, to establish honorable and fair dealings of the counsel with his client, opponent and witnesses, to establish a spirit of brotherhood in the bar itself and to secure that lawyers discharge their responsibilities to the community generally। देखिए ऐसा बोला जाता है, जब दुनिया में लॉयर का कॉन्सेप्ट आया था तो सबको लगता था कि इट इज समथिंग दैट इज अ पब्लिक गुड, एक ऐसा जॉब है जो समाज सेवा के लिए, कहीं से मतलब कहीं से पर्सनल बेनिफिट के लिए कभी लॉ को देखा ही नहीं गया था। तो चीफ जस्टिस मार्शल का यही कहना है, वही कहते हैं कि जो फंडामेंटल एम है लीगल इथिक्स का, कि आपके अंदर वो चीज इम्बाइव कर देना कि अरे आप बात को समझ के डिसीजंस लो। क्या है कि आप ऑनर और डिग्निटी जो है उस सर्विस की, उस लॉ सर्विस की, लीगैलिटी की दुनिया को आप मेंटेन करके रखोगे। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्युनिटी के लिए पहले लेकर आओगे, ना कि पर्सनल गेन के लिए, भले प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होती हैं। पर हमेशा यह देखा जाता है कि पब्लिक गुड ज्यादा, पब्लिक इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, पर्सनल इंपॉर्टेंस कम, पर्सनल बेनिफिट कम। और आपका रिलेशनशिप, हाउ कैपेबल यू आर, हाउ डिटरमाइंड यू आर, हाउ बोलते हैं कि आप कितना कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो कि उस जो सर्विस है लीगल दुनिया की, एडवोकेसी की, चाहे आप जुडिशरी में हो, चाहे आप एडवोकेट हो, जो भी हो, आप उस चीज को अपहेल्ड करते हो, उस चीज को उठाते हो, उसकी डिग्निटी, उसकी मर्यादा को बना के रखते हो। ये बात कही गई इसमें। आपका रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ, अपोनेंट के साथ, कोर्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज कहते हैं प्रोफेशनल इथिक्स में। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे ये आप ही के केसमेट का होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। ये जो आपको प्रोफेशनल इथिक्स पढ़ना है, इसके पीछे का कारण क्या है, ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहता है प्रोफेशनल इथिक्स फॉर्म द फाउंडेशन इन द लाइफ ऑफ द लॉयर्स। बिल्कुल सही बात है कि प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशनल माइंडसेट आपके लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब मैं बात करूं वकालत की दुनिया का, जैसे मैं एडवोकेट हूं, मैं अगर कोर्ट जाता हूं तो मेरे लिए कितना प्रोफेशनली उस चीज को समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वही तो मेरी यार रोजी रोटी वही से चलती है लोगों की। तो हाउ प्रोफेशनल यू आर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी पर्सन हैज बीन गिवन द राइट टू एंगेज अ लॉयर ऑफ देयर चॉइस टू रिप्रेजेंट देयर केस। सिंपल चीज है, हर किसी के पास अधिकार है कि आप अपने मनपसंद का लॉयर चुन सकते हैं। It means that lawyers have the constitutional obligation to take up the case of every person who approaches them for legal representation। यहीं पे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। There are so many cases जहां पे आपने देखा होगा कि रेपिस्ट के भी एडवोकेट होते हैं, मर्डर के भी होते हैं। एक बहुत फेमस एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी सरदार वॉरकर का केस चल रहा है दिल्ली में। उसके अलावा एक बहुत पहले निर्भया का भी केस हुआ था। इट्स समथिंग दैट सूक द एंटायर वर्ल्ड। पर उसके भी लॉयर थे, उसके भी एडवोकेट थे, रेपिस्ट के भी। तो हम लोग उनको ऐसे देखते थे कि यार ये तो बंदा क्राइम कर रहा है, बट ही वॉज नॉट कमिटिंग एनी काइंड ऑफ क्राइम, ही वॉज जस्ट डूइंग व्हाट द प्रोफेशंस डिमांड। प्रोफेशन की जो डिमांड है वो वही कर रहे थे उस समय। अरे रेपिस्ट हैं, मर्डर हैं तो वो ह्यूमन बीइंग ही ना, उनको भी तो वो अधिकार है कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। उनको बचाएगा कौन, एडवोकेट ही, कोई और भी तो जाकर अपने आप को वहां प्रेजेंट नहीं कर सकता ना। समथिंग दैट इज एडवोकेट जो ही वो जाकर फाइट कर सकते हैं, तो वो उनका काम है। उन्होंने बस क्लाइंट को एज अ क्लाइंट देखा। और जिस दिन मैं बताऊं, जिस दिन आप क्लाइंट को एज अ क्लाइंट देखना स्टार्ट कर दोगे ना, कि ये चाहे कोई भी हो, चाहे मर्डर हो, रेपिस्ट हो, चोर हो, कोई भी हो, चाहे वो एक्यूज हो, विक्टिमाइज्ड हो, कोई भी हो, ही इज और सी इज अ क्राइम, और मतलब क्या बोलते हैं वो, क्लाइंट। तो क्लाइंट है तो क्लाइंट है, बस बात खत्म। दैट इज व्हाट द प्रोफेशन डिमांड्स। और उसी समय आपका रोल हो जाता है कि आप उस क्लाइंट को अटमोस्ट जजमेंट दिलाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप जो भी हो, सही के साइड में या गलत के साइड में, यू ऑलवेज ट्राई टू बी ट्रू। हम हमेशा सही करना चाहोगे, वही चीज यहां पे कहता है। तो आगे कहता है कि डज इट मीन दैट द लॉयर इज ऑब्लिगेटेड टू रिप्रेजेंट अ सेल्फ कन्फेस्ड मर्डरर, रेपिस्ट एंड अदर एक्यूज्ड पर्सन्स हु आर एलिज्ड टू हैव कमिटेड वेरी सीरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट द नेशन इवन दो हिज कॉन्शियंस और हिज पर्सनल बिलीव्स डू नॉट परमिट दैट। क्या मतलब है इसका, कि क्या अगर आपको ये कहता है कि आप ऑब्लिगेटेड हो, एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, एक ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं है, इट्स समथिंग दैट इज मोरालिटी। अब इस चीज को समझिए आप मेरी बात।
देखिए, मोरालिटी इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशंस दैट अ कॉमन पीपल हैव बेसिकली। एक जनरल ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं, जो बिल्कुल समाज के डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनका आपके प्रति एज आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, या अगर मैं बात करूं आप लॉयर हो, एडवोकेट हो, जज हो, जो भी हो, उनसे उनका जो डिमांड है ना, इन सब लोगों से उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, वही मोरालिटी हो गई एक तरीके से। एक होता ना, इच्छा होती है, एक उम्मीद होती है। अब एक ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आप उस चीज को मेंटेन करोगे, और कितना मेंटेन करोगे वो बहुत मैटर करता है। कि क्या उस समय मेंटेन करते वक्त ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि नहीं, आपको किसी भी हाल में केसेस लेने ही लेने हैं मर्डर्स के, चाहे आपका इच्छा हो या ना हो। तो समथिंग दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कि आपके इच्छा के खिलाफ है, तो आप नहीं करोगे। पर अगर कोई आपके पास आके कह रहा है कि सर जस्ट टेक माई केस, इट इज समथिंग दैट इज नॉट ऑब्लिगेटेड कि आपको लेना ही है वो केस। इट्स अप टू यू, आप चाहो तो नहीं ले सकते हो केस, चाहे वो कोई भी हो। पर कई बार लोग अपनी इच्छा के अनुरूप और उसके विरुद्ध भी जाकर क्या होता है, कई बार केसेस लेते हैं। तो एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट, एक होता है कोड ऑफ एथिक्स। अब इस चीज को समझिए क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट इज समथिंग दैट इज बिल रेड डाउन, जिसकी हम बात करेंगे एडवोकेट एक्ट्स में, ड्यूटीज की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे आने वाले वीडियोज में, शायद एक दो वीडियोज की बात। और कोड ऑफ एथिक्स होता है समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर की मैं बात करूं तो कोड ऑफ कंडक्ट रूल है उनका 1964 का। उनको कोई चीजें लिख कर दे दी गई है कि देखो भैया, आपको यही सब करना है अपने जीवन में, कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। कोड ऑफ एथिक्स समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड, कि वो आईएएस ऑफिसर्स वो करेंगे, उनसे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे, अच्छा वाला काम, वो करप्ट नहीं होंगे, वो गरीबों की हेल्प करेंगे, समथिंग समवन जो मार्जिनलाइज्ड हैं सबसे पहले उनकी हेल्प करेंगे, समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। यही चीज लॉयर्स की दुनिया में भी तो है, मेडिकल प्रोफेशन में भी तो यही है, टीचर प्रोफेशन में भी तो यही है। हर प्रोफेशन में कोई अपना अपना एक इथिकल स्टैंडर्ड होता है। ऑल क्लाइंट्स अप्रोच द लॉयर विद होप एंड डिजायर दैट देयर लॉयर्स विल जीलियसली रिप्रेजेंट देयर केस। जीलियसली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आप उस चीज को एकदम अपनी मतलब होता है ना कि यार मेरे को एक केस जीतना है, उस तरीके से आप उस केस को लड़ोगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये प्रोफेशन में बहुत मैटर करता है। आपके प्रोफेशनल इथिक्स में स्टैंडर्ड बहुत मैटर करेगा कि आप कितना जीलियसली उस केस को लड़ रहे हो। आर देयर एनी बाउंड्रीज सेट बाय लॉ और प्रोफेशनल इथिक्स दैट अ लॉयर मस्ट नॉट क्रॉस? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे बाउंड्रीज हैं जो एडवोकेट्स एक्ट में हम बात करेंगे, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट अब्यूज इन द कोर्ट रूम। और समथिंग मैं कहूं कि कोर्ट रूम तो छोड़ो, जब आप उस गाउन को पहनते हो, जब उस कोट को पहनते हो, आप उस कोट की एक डिग्निटी होती है। उस कोट इन द सेंस मैं कह रहा हूं, वो जो आपका ड्रेस है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसकी एक डिग्निटी होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जब अपने ड्रेसेस में होते हैं, जनरली आप उनको नहीं देखोगे कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो उस वर्दी की मर्यादा को कम कर दे। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं बार बार। What is the role of truth and morality in determining the standard of professional ethics for lawyers? अब ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने आने वाले वीडियोस में। What is the role of truth and morality in determining the standard of professional ethics for lawyers? क्या वो स्टैंडर्ड हो सकता है जो आपके प्रोफेशनल इथिक्स को, प्रोफेशनलिज्म को जज करेगा, चेक करेगा? What conduct amounts to professional misconduct? कुछ कंडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 की बात करेंगे, 49 की बात करेंगे, जो आपका है जो एडवोकेट्स एक्ट से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात करेंगे। तो कई सारे कंडक्ट ऐसे भी होते हैं जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाते हैं। कुछ कंडक्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ कंडक्ट प्रोफेशनली मिसकंडक्ट हो जाते हैं। देयर कैन बी प्लेथरा ऑफ मिसकंडक्ट दैट कैन बी प्रोफेशनली मिसकंडक्ट। व्हाट आर द रिपरकशंस इफ अ लॉयर डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स? क्या होगा, क्या हो सकता है अगर आप प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन नहीं करते हो? फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोफेशनलिज्म मतलब आपको एक केस आया और आप केस के बस आपको कोई आके कह रहा है कि सर समथिंग दैट इज ऐसे ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, और आपने बस ले लिया केस बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने, बिना उसके आगे पीछे की बातों को समझे। तो ये चीजें दैट इज समथिंग दैट इज नॉट प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म नहीं है ये। व्हाट आर द मैकेनिज्म्स सेट बाय लॉ टू डील विद कंप्लेंट्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? क्या उसका प्रोसीजर होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से लड़ने का? उसका पनिशमेंट क्या हो सकता है? रूल क्या होगा? सो दीज आर मेनी अदर सिमिलर क्वेश्चन जो आपके दिमाग को क्या करेगा, ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं अभी आने वाले वीडियोज में आपको सोल्व करने होंगे ये सब सारे सवाल। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ये सारे क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस भी। तो आपको बस चीज़ों को समझना है। दीज आर द कपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे आप किसी भी सर्विस में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, एडवोकेट हो, जज हो, इथिक्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड होता है भैया, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। जब हम पढ़ाते हैं ना, कई बार जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने से पहले कई बार खुद को लगता है कि यार वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के 2 बजे 2:30 बजे वीडियोज़ बनाता हूँ, कई बार अभी भी बना रहा हूँ। वाई?
एक स्टैंडर्ड होता है जो मेंटेन करना पड़ता है आपको कि नहीं मुझे उनको देना, एक समय के साथ वो चीज़ें करानी है उनको। एग्जाम के बाद कोई चीज़ कराऊँ, क्या बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा सा तो बेनिफिट कम ही होता है, होने के लिए तो कभी भी हो सकता है। तो वो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। बात को बुझे, समझे थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। अब जब इन सोर्सेज को आप खत्म कर लोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और चीज समझ लेते हैं, क्या कह रहा है लास्ट स्टेटमेंट, दैट दिस पेपर कवर्स दिस वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लॉयर्स कंडक्ट एंड स्पेसिफिकली एम्स टू व्हाट, किस किस चीजों पे फोकस करता है, जैसे हैव अ डिस्कोर्स ऑन द लीगल प्रोविजंस, guidelines and judicial decisions on the subject of professional conduct for advocates and on the Contempt of Court Act, discuss the opinions, decisions of the State Bar Council of India on professional misconduct, familiarize the student about the basics of professional accountancy. Professional accountancy एक बहुत ही सिमिलर टर्म है कि आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखोगे, आप अपना जो भी पैसा वगैरह का आप लेते हो, जो भी आपका प्रॉपर सिस्टम है, खाता बुक होता है अपना भी, एडवोकेट्स का मेंटेन करना होता है कि आपने किस क्लाइंट से कितना पैसा लिया, क्या हियरिंग्स हुआ, क्या उसका जजमेंट आया, क्या हुआ, उसका कितना खर्च बैठा, पूरा आप चीज़ों को मेंटेन करो। एक देखो अकाउंट्स तो होना ही चाहिए आप किसी के पास, आपके खुद के इनकम कितने, एक्सपेंडिचर कितने, कितना उसे अर्न कर रहे हो, कितना वापस दे रहे हो, क्या खर्च हैं, वो एक तरीके से प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कहलाती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आप पहुँचोगे कहाँ, व्हाट विल बी द, मतलब इन सारे वीडियोज़ के बाद जब मैं लास्ट वीडियोज़ बनाऊंगा, तो जब मैं लास्ट वीडियोज़ बनाऊंगा आप लोगों के, तो आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या चीज़ें सीख चुके होंगे। वो कहता है आइडेंटिफाइंग सिचुएशंस ऑफ प्रोफेशनल डायलेमा। प्रोफेशनल डायलेमा मतलब, अब जैसे कई बार ऐसा होगा आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एडवोकेसी के करियर में, कि आपको ऐसे केसेस भी लेने पड़ सकते हैं जिसको लेने के बाद प्रेज से ज़्यादा आपको समाज का क्या होना, धक्का खाना पड़ सकता है, समाज की गालियां भी खानी पड़ सकती है। बहुत केसेस ऐसे आएंगे। तो उस प्रोफेशनल डायलेमा को कैसे सोल्व करें, इस पूरे वीडियोज़ को देखने के बाद, आने वाले सेक्शंस को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इट इम्प्लीकेशंस ऑन लीगल प्रोफेशन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कोर्ट की बातों को अवहेलना करने से क्या इंपैक्ट हो सकता है आपके करियर पे, आपके प्रोफेशनल करियर पे, और उसका रिपरकशन क्या हो सकता है, उसकी बात करेंगे। एनालाइज द लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल इथिक्स अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। एडवोकेट एक्ट को तो प्रॉपर थॉरली पढ़ेंगे अपन। एंड इवेल्युएट द इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कैसे उसका सही गलत निकाल कर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बात को समझे, आगे चलते हैं। कहता है अब इसी ऑनर और इतनी देर से जो मैं डिग्निटी की बात कर रहा हूँ, इसी को मेंटेन करने के लिए एडवोकेट एक्ट बनाया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाया गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टेट बार काउंसिल्स हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का टर्म आया, सेक्शन 35 है एडवोकेट एक्ट का। इन सब की बात हम आगे करेंगे। अब एक चीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है बार बार जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एडवोकेट का कोर्ट के प्रति क्या ड्यूटी होगा, एक क्लाइंट के प्रति क्या ड्यूटी होगा, एक अपोनेंट के प्रति क्या ड्यूटी होगा, एक कलीग्स के प्रति क्या ड्यूटी हो सकता है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड की बात करो तो आप कोर्ट के प्रति आपका जो बिहेवियर होगा, देखो यार कोर्ट इज लाइक अ टेम्पल और मॉस्क, जो भी आपको जिस भी धर्म से आते हो, आप जहां भी बैठकर पूजा करते हो, अर्चना करते, जो भी आप जैसे भी आप करते हो, श्रद्धा रखते हो भगवान में, वो चीज आपके लिए वो है, मतलब जो भी आपका वो मंदिर है, मस्जिद है, वो बेसिकली एक एडवोकेट के लिए वो कोर्ट है। तो कोर्ट में जब वो कदम रखता है ना, आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने पहली दिन कदम रखा था, लिटरली मेरे को लगा कि जैसे मैं ऐसे जगह कदम रख रहा हूं जहां पे मैं बचपन से रखता था, कदम रखना चाह रहा हूं। मैंने उसको लिटरली आई जस्ट टच दैट सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस ऑफ द कोर्ट। वहां पे मैंने छूकर मेरे को लगा यार दैट इज समथिंग, नाउ आई एम एंटरिंग इन माय टेंपल। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये कोई ऐसा समथिंग नहीं मैंडेटरी ही है कि आप हमेशा चाहे कुछ भी गलत हो और आप कभी आवाज नहीं उठा सकते। यू कैन गो टू द कंसर्न अथॉरिटी जहां पे ऑब्जेक्शंस कर सकते हो आप, कुछ चीज़ अगर कोर्ट में आपको सही नहीं लगती तो। आगे कहता है टू नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाय एनी लीगल और इम्प्रॉपर मीन्स। कोई भी लीगल या इम्प्रॉपर मीन से आप डिसीजन नहीं चेंज करना चाहोगे कोर्ट का। आप धरने पे बैठ गए, वो है ना जॉली एलएलबी में धरने पे बैठ गए, कुछ इलीगल तरीका यूज कर रहे हो, है ना, कुछ इस तरीके का आप नहीं कर सकते। टू रिस्ट्रेन एंड प्रिवेंट हिज क्लाइंट फ्रॉम रिजॉर्टिंग टू शार्प और अनफेयर प्रैक्टिसेस और फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इन रिलेशन टू कोर्ट। अपने क्लाइंट को जो है ना तरीके से रखना, क्लाइंट को कुछ ऐसा, जब क्लाइंट मारपीट ना करने लग जाए कोर्ट में, ये सारी चीजें आप देखते हो। जब कोर्ट वगैरह में कुछ क्लाइंट्स करते हैं तो मोस्टली जो सर होते हैं, जो जज होते हैं, वो एडवोकेट को कहते हैं कि प्लीज अपने क्लाइंट को समझाइए, उनको बोलिए कि वो कोर्ट में ढंग से बात करें, वरना मैं उनके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। ये बातें होती है। अब वेल लेट डाउन ड्रेस कोड की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। जनरली पब्लिक्स में लोग नहीं पहन के घूमते उस गाउन को, आप उस चीज़ को प्रॉपर जगह पे पहनिए। अगर अदरवाइज को जो ओकेजन है तो आप पहन सकते हैं, जहाँ पर अलाउड कर रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। एंड मेंटेन रिस्पेक्ट फॉर दैट एज वेल। सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा से मैं बोला सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
आगे इसी चीज़ को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द क्लाइंट। क्लाइंट के प्रति क्या हो सकता है। अब क्लाइंट के प्रति क्या हो सकता है, अगर आपने मूड कोर्ट को पढ़ा होगा ढंग से तो आप समझ गए होंगे। उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को समझने के बाद उनको सही जानकारी देना, उनके सही और गलत दोनों से अवगत कराना, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं जीतने हारने की वो बताना, एक प्रॉपर मतलब एक रिस्पेक्ट होता है ना, वो कहते हैं कि अच्छा सा मतलब पैसा जितना जरूरत है उससे ज़्यादा नहीं लेना, एक डिग्निफाइड अमाउंट ऑफ फी जो है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा क्लाइंट के प्रति आप क्या रख सकते हैं, क्लाइंट को कभी आप बीच में मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते कि चलो यार मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हारा केस लड़ने का, छोड़ दिए। दिस इज समथिंग दैट इज अ वेरी बैड हैबिट एंड मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स आर लिटरली डूइंग दिस। प्लीज डोंट डू दिस यार। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, मैंने देखा है, वो हाथ जोड़ देते हैं लिटरली उनके सामने, तो फिर आप उनको कैसे मना कर देते हो। अगर जेन्युइन कारण नहीं तो कांट डू दिस एंड यू मस्ट नॉट डूइंग दिस, आपको नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट बी इन दैट पोजीशन आप ये सब आप कर रहे हो बैठ के। उसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें जो आप अपने जो भी आपका एडवोकेट है जो अपियरिंग हो रहा है प्रोसिक्यूशन के लिए, आप उसमें चाहोगे कि आपका इनोसेंट ट्रायल हो, प्रॉपर तरीके से फेयर जस्टिस तक पहुंचा जाए। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेंटेन टुवर्ड्स द क्लाइंट। अपोनेंट के प्रति देखो, अपोनेंट के प्रति एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपोनेंट को आप कोर्ट में हराना पसंद जरूर करोगे, मतलब मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतलब ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अनदर साइड, मतलब एक सिक्के के दूसरा पहलू ही तो है वो, एक सिक्के के पहलू आप हो, दूसरा पहलू वो है, बस यही तो है। यही इस ए बिहेवियर आपको अपोनेंट के प्रति क्या रखना पड़ेगा। कलीग्स के प्रति आपको बिल्कुल पता है, आप दोस्त कॉलेज में कैसे रहते हो वैसे रहो। कलीग्स के प्रति एक प्रॉपर अब देखिए कलीग्स के साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं हो कोई क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो कलीग्स के साथ, ये भी नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। और एडवोकेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप कभी किसी से बता नहीं सकते। ये मैंने अपने सर से सीखा है कि एडवोकेसी की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका अगला स्टेप सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगले क्लाइंट ना आपके क्लाइंट को पता हो, ना आपके कलीग्स को पता हो, ना आपके अपोनेंट को तो पता ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको पता हो कि आप अगला स्टेप लेने के वाले हो। जिस दिन आप ऐसा करना सीख जाओगे प्रोफेशनल हो गए बहुत ज़्यादा फिर। सो ओवरऑल टुवर्ड्स द प्रोफेशन आपका क्या अप्रोच होगा वही हम पढ़ेंगे और भी डिटेल में एडवोकेट्स एक्ट के साथ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के साथ। एंड एक लास्ट टॉपिक होती है अकाउंटेबिलिटी एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी, समथिंग दैट आई लव द मोस्ट। व्हाट इज आर्ट ऑफ एडवोकेसी? आर्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, बहुत सारे चैनल से जो पढ़ा रहे यूट्यूब पे। वाई आई एम गेटिंग समथिंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। हो सकता है आपको कुछ और पसंद आता होगा, किसी और को कुछ पसंद आता होगा। सो आर्ट ऑफ एडवोकेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। जिसको डीपीसी आएगा वो आराम से एडवोकेसी की दुनिया में अपना कदम रख सकता है। सो आर्ट ऑफ एडवोकेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से अपनी प्रोफेशनलिज्म को दिखा रहे हो। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, हर चीज का नॉलेज है कि नहीं, एविडेंस एक्ट का नॉलेज है कि नहीं, वो आपको एक अच्छा एडवोकेट बनने में बहुत मदद करेगा। ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती हैं। आप कोर्ट में कॉन्फिडेंटली जाओगे और वही चीज आपकी आर्ट ऑफ एडवोकेसी क्या होती है निकल के बाहर आती है, जो कि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बनकर बढ़िया निकलेगा। अकाउंटेबिलिटी, आप समझ रहे हो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी जिसको बोलते हैं कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। हाउ अकाउंटेबल यू आर वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। तो ये चीजें हैं जो हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म की, लीगल प्रोफेशन की दुनिया में जो है वो इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समर्थ एक्सचेंज जुडिशरी साइनिंग ऑफ, कीप लविंग में। ये सब टेलीग्राम चैनल है मेरे, किसी क्वेरी का आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।